हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो हम अभी तक पढ़ चुके थे पार्ट 1 पार्ट 2 और अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक ना, तीसरा दृश्य, जिसमें अब यहाँ पर अभी तक ये हुआ कि दादाजी ने सभी को समझाया कि जो छोटी बहू है उसके साथ सभी कोई प्यार से पेश आए, उसे कोई आदेश न दे, है ना। और ये सब कोई इंदू को और मझली बहू को स्पेशली समझाया गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग ये एकांकी है ना, ये नाटक है, इसको अच्छी तरह समझिए और जीवन में इसमें सार भी है। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा अध्याय। वहीं बरामदा दोनों तख्त पूर्वज खिड़कियों के बराबर रखे हुए थे और चार पाइयाँ वैसे ही दीवार से लगी खड़ी थी। हाँ, कुर्सी के मध्य में आ गई थी। लगता था कि एक इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप ले रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से वह उठकर घूमने लगी है। ऐसा होता है। ठीक है ना। बेला, आपने आपसे अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में मासा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है ना। उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं किन लोगों के बीच में आ गई हूँ। लोग कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं, है ना। और घूमते घूमते यहीं पे मन में विचरण कर रही। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम की तरह दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से, ऐसा उसके मन में विचार उठते हैं। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। अंदर से गैलरी से उसकी सास जो है छोटी भाभी अंदर आती है। ठीक है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती हो बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती हूँ कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है। इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी को बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है कि तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे पर भिजवा दूंगी। कई बार निगोड़ी इन कुर्सियों से के लिए मुझसे रूठ चुका है। ठीक है ना। ऐसा उसकी सास छोटी भाभी जिसे कहते हैं वो कहती है। ठीक है ना, क्योंकि दादाजी ने सबको समझाया था कि उसके साथ कोई अच्छे से पेश आए। बेला, आप बैठिए माँ जी। क्या बोलती है? आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही इधर उधर बैठ कर देख कर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी कि तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। नौकरानी समझदार है, विश्वसनीय है और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी नहीं किया है वह किस प्रकार उससे हो सकता है। ठीक है ना। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो सही। कुर्सी से उठकर बोलती है कि आप बैठिए तो सही। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए बोलती है, बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूँगी। मैं तो केवल तुमसे कुछ सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना और बुहारना सिखा देना। फिर वह गलती न करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, अगर ना कर पाए तो मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं, आप ऐसा करके बोलती है। छोटी भाभी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमने इतना कह दिया। यूँ तुम ना चाहो तो दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात का भी तनिक चिंता ना करो। ऐसा उसकी सास कहती है। ठीक है ना, कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो गया, इन सब चीज़ों को हटा दो दिमाग से, है ना। बेला बोलती है, आप बैठिए तो सही। छोटी भाभी, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो,
मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट ना करूँगी और चली जाती है। ठीक है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप से कहती है, इन लोगों को कुछ भी तो समझ में नहीं आता। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गईं। अभी परसों मुझे इस रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ तो भी नहीं पता चलता। फिर पढ़ने लगी। बड़ी बहू और मजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। मजली भाभी, क्यों बेटी, रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी, ऐसा बोलती है मजली भाभी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं है। अब आप। बेला बोलती है, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। ठीक है ना, बेला कहती है। अब मजली बहू भी उसके पास आती है। मजली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े चारों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं और तैनातदार होते हैं और विश्वसनीय हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यहीं काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यहीं काम करती है, ऐसा मजली भाभी बोलती हैं। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ कि बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। ठीक है ना। बेला अनमसक सी, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं है। बेला बोलती है, नए नौकर की आवश्यकता नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर और अपने आप खड़ी हो जाती है। मजली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज नहीं करेंगी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगी। बेला और भी चिढ़कर बोली, मेरा कुछ हर्ज नहीं जाता, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू बोली, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। ठीक है ना। बेला रुआउसी सी आवाज़ में, आप कुछ क्यों कांटों सी घसीटती हैं? आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों पराओं सा व्यवहार करती हैं? बेला बोलती है, उठकर खड़ी होती है और रोने लगती है ना। बड़ी बहू बोलती है, बैठिए बैठिए मजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ, बोलती है, मैं चलती हैं। रुलाई को रोक कर आँखों का रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मजली भाभी जैसे अपने आप से पराओं का शाह। तो बाहर से मजली बहू ने कह के आवाज़ आती है। दूसरे क्षण में वह इंदु और पारों के कंधों पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। ठीक है ना। इंदु, सच? मजली बहू हंसी रोक कर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने ये अपनी इन दोनों आँखों से देखा है। हंसती है। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली है और बंसीलाल महाशय मुँह देखते रह गए। ठीक है ना। और सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। ठीक है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने? सच? मजली बहू ने चारपाई बिछाकर उसमें धसी जाती है और उसका एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मजली भाभी कुर्सी पर बैठती हैं और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मजली भाभी कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। मजली बहू, मैं कहती हूँ कि मुँह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर। सब ठहाका लगाती और हंसती हैं कि बंसीलाल ने कुछ नहीं किया। ठीक है ना। ऐसा। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। तो मजली बहू बोलती है, रसोई की। और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, राज मजदूर छत डाल कर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निबट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मालवी मारो मार करती। जाने कि किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपने रसोई पर छत डाल ली है। ले के फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या हुआ, सब ताका टिटर मुटर रह गए। ठीक है ना, मुटर रह गए। मजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। ठीक है। मजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का
मझली भाभी, गली के सिरे पर खड़ा खम्भ ठोंक रहा है। जंघा पर हाथ मार कर कहती है, कैसे खम्भ ठोंक रहा है? इंदु, खम्भ ठोंक रहा है? क्वेश्चन करती है, खम्भ ठोंक रहा है। मझली बहू, कह कहाँ लगाती है? कह कहाँ लगाती है? सच खम्भ ठोंक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है। मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान का खंडहर बना दूंगा। और इधर मालवी कमरे में कसे खड़ी है, आए जो माई की लाल, मैं रखे पाँव के घर के भीतर, ऐसा बोलती है ना। फिर देखिए सब हंसती हैं। इंदु अंगुली होठों पर रख कर और भाभी आ गई, है ना। सब शांत हो जाते और बोलती हैं भाभी। हंसी एकदम बंद हो गई, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताबें थामे धीरे धीरे सीढ़ियों उतरती है, ठीक है ना। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई? बेला बोलती है, क्यों जीजी आप चुप हो गई? जरा हंसकर किस बात के कहे हक्के लगा रही हैं? कहे लगा रही हैं? तो मझली भाभी ने कुर्सी से उठकर कहा, यूं ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो, ऐसा मझली भाभी ने कहा। बेला, नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ, ऐसा बोलती है। मझली बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाइयों से उठ जाती हैं और आइए इधर बैठिए। तो फिर नीरवता छा जाती है, जिसमें एक प्रकार की घुटन थी। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप क्यों चली जा रही हैं? आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न स्वर में हंसी के साथ, आप हंसिए, ठहाके मारिए। चुपचाप आते हुए दरवाजे से निकल जाती है। मझली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की है। इंदु, अब यही जगह थी बैठने को। मझली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू को पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ कि दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल होता है तो वे ऐसा बोलती है। तो इंदु कहती है, किंतु यही तो एक जगह थी पर्दे वाली। तो मझली बहू बोलती है, तुम भूल गई हो, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था, और कहा लगा कर हंस पड़ी है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। मझली बहू कहती है कि चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। इंदु बोलती है, जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मझली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। ओ बड़ी बहू, हम तो बहू गोदाम में जा रहे हैं, चलो गेहूँ छटवा लें। और छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा फिर, और महरिया चली जाएगी। इस तरह से चली जाती हैं। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मझली की बातों में, चलो ये दोनों चली जाती हैं, ठीक है ना। मझली बहू, मैं कहती हूँ कि पारो चल कर मेरे कमरे में, वहाँ चलकर बैठते हैं। मझली बहू बोलती है कि मैं कहती हूँ कि चलो मेरे कमरे पर बैठो। तो पारो कहती है चलते हुए, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मझली बहू अपने आप से, बड़ी बहू यह छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई है। पर पारो चली जाती है और बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मझली बहू भाग कर उसके पास आ जाती है, ठीक है। मझली बहू, बड़ी भाभी, सुनी तुमने मालवी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत, ये कह लगाती है, ठीक है ना। बड़ी भाभी, मालवी ने छत खोद डाली। मझली बहू, उसने अपने साथ लेकर कमरे की ओर आती है। हाँ, अभी राजमजदूर छत बना कर गए थे और आ गई, और मालवी ने मारो मार करती है। बड़ी भाभी, पर मझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ
चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर वह अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। बेला आर्द्र कंठ में, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपरिचितों की यहाँ आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या हुई, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी और मझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई नहीं हंसता, ना ही कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके ठहाके मार रही थी, और मैं गई तो सब सन्न रह गई, जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश, पर इससे बेला, और मुझे कोई काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी कोई काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार से आदर करती हैं मानो मैं भी इस घर के सबसे बड़ी हूँ। ऐसा बेला बोलती है। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं तो तुम्हें शिकायत है कि तुम्हें सब दबना पड़ता है। अब सब तुमसे दबते हैं तो तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, तो अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम ना जाने तुम और क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियों में चढ़ जाता है। बेला बोलती है, निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है, यानी कि निराश होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है और रोने लगती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि यह सब आदर सत्कार कुछ सुख आराम नहीं चाहती। यह आदर सत्कार और सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुँह छिपा कर सिसकती है, बाहों में मुँह छिपा कर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हाँ भाभी जी, आप तो रो रही हैं। इंदु बोलती है कि आप रो रही हैं। बेला आंखें पोंछ कर, नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी करके ना बुलाया करो। परमात्मा के लिए मुझे जी करके मत बुलाया करो। इंदु, तो भला कैसे इंदु, लो भला कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला बोलती है, पहले तो तू मुझे यूं ही जी करके नहीं बुलाती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था? उसने कहा, दादाजी ने क्या कहा था? तो इंदु बोलती है, उन्होंने सबको समझाया है कि घर में सबका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने सब यह क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। तो इंदु कहती है, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। तो बेला बोलती, ओह यह बात है। तो इंदु, दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, किसी को अलग होना नहीं सह सकते हैं। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं। वे कहा करते हैं कि इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपकी पढ़ने लिखने को आपको समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती हूँ, मैं तो तुम सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। इंदु, वह कैसे हो सकता है भाभी जी? बोलती है, वह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ और निश्वास छोड़ती हुई बोली, आप लोग ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊंगी। बेला बोलती, चुप हो जाती है। बेला चुप हो जाती है और सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला जैसे मन ही मन उसने
किसी बात का निश्चय कर लिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी, ऐसा बेला बोलती है। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहकर मेरी प्यारी इंदु, ऐसा बोलती है। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ भाभी कहती है। बेला, चल कपड़े धोएं। क्या बोलती है? बेला बोलती है चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए हैं और सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरे साथ हाथ बटाऊंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा गैलरी की ओर मल्ली और उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, मुझे मेले ले चलेंगे। जो तू कहेगा वही खिलौने ले देंगे। तो मल्लू, मैं तो उड़न खटोला लूँगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, छोटी बहू आश्चर्य से, इंदु बाहर से, मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, छोटी बहू इधर आओ बेटा, ऐसे बोलते हैं कि छोटी बहू इधर आ तो बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आकर खड़ी होती है। इंदु, जो आपने भाभी जी के साथ ही खड़ी हुई है। मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, जिन्हें इंदु का स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है आदर से, ठीक है ना। बेला भावावेश के कारण रुधे कंठ से, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है। दादा के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है, ठीक है ना, और सहसा पर्दा गिर जाता है और दादाजी समझ जाते हैं कि जो बेला है, इन्हीं की जो तहसीलदार की जो पत्नी है, वो बहुत ही समझदार है, ठीक है ना। और अब क्या है, सभी कोई परिवार में बड़े एक अच्छे तरह से रहते हैं। और उसने कितने अच्छे से जवाब दिया कि आप चाहते हैं कि पेड़ कभी ना मुरझाए, लेकिन अगर उसमें लगे पेड़ कहते वो सूख जाए, पेड़ पर लगे डाली, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो वह ये समझ जाते हैं दादाजी, क्योंकि बहुत समझदार थे, कि छोटी बहू जो आई है बेला, वह बहुत ही समझदार है। और दादा के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है और सहसा ही पर्दा गिर जाता है और यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसमें यह था कि एक जो घर का मुखिया होता है वो विशाल बरगद की पेड़ तरह होता है, और उसके जो सदस्य होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, सब उसकी शाखाएं और पत्तियां और फूल होते हैं, ठीक है ना। तो उस सब को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई नया सदस्य आता है तो उसे भी उसी तरह से अपने अंदर एडॉप्ट करना चाहिए, जिस तरह से हम अन्य लोगों को अपने साथ समाहित कर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूखी डाली जो एकांकी पाठ था वो समाप्त होता है, ठीक है ना। इसके हम प्रश्न में उत्तर और सभी अभ्यास आपको PDF के माध्यम से आप तक भेज देंगे। धन्यवाद।